नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं साबिता ठाकुर और मैं ऋतु शर्मा। हाजिर हैं हम आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक के लेकर, जिसमें बेहद ही कम समय में हम आपको देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने आपके लिए इस हफ्ते इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियां। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बुनियाद है मजबूत से, जिसमें इस बार हमने काजरी के ऊपर बात की थी। ऋतु, काजरी एक ऐसा संस्थान है जिसे किसानों को रेगिस्तान में अच्छी फसल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1959 में काजरी की स्थापना की थी। बिल्कुल। और साबिता, मैं तुम्हें दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि काजरी से ही मुमकिन हो पाया है कि रेगिस्तान में, राजस्थान में रेगिस्तान में किसान खेती कर सके और उससे मुनाफा कमा सके। बिल्कुल। और साथ ही काजरी ने ऐसे उपकरण भी बनाए हैं जो महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देते हैं इनको। और इसी के साथ ही वहाँ पर किसान के लिए मेला आयोजित किया जाता है कि किसान जो नए नए उपकरण आते हैं उनके बारे में सीखे और जाने। तो इसी को मद्देनजर हम अपना कार्यक्रम देखते हैं बुनियाद है मजबूत। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7 करोड़ है। ये राज्य अपने महल, संस्कृति, कला और रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु शुष्क और उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। न्यूनतम वर्षा और दूर दूर तक फैला थार रेगिस्तान यहाँ होने वाली गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित करता है। जून जुलाई की तपती गर्मी में चलने वाली रेतीली हवाएं यातायात के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। बारिश ना होने के कारण हर 2-3 साल में होने वाला सूखा किसानों को दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने पर मजबूर करता है। ऐसी कठिन जलवायु में खेती बाड़ी कर पाना एक बड़ी चुनौती है, जबकि राज्य की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर है। पशुपालन और खेती जीविका का मुख्य जरिया हैं। आज से 4 दशक पहले की बात करें तो सूखे के कारण खेती कर पाना असंभव सा लगता था, क्योंकि भारत में खेती काफी हद तक बारिश पर ही निर्भर थी। बारिश के अभाव में हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में राजस्थान, जहाँ की जलवायु शुष्क है, भला कैसे अछूता रह सकता है। लेकिन अब राजस्थान में भी फूल खिल रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बदौलत। जोधपुर में काजरी के नाम से प्रसिद्ध इस संस्थान के अनुसंधानों ने राजस्थान की शुष्क जलवायु में खेती को काफी समृद्ध बनाया है। संस्थान द्वारा तैयार तकनीकें आज किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। किसान संस्थान के नक्शे कदम पर चल खेती को और अधिक समृद्ध बना रहे हैं। संस्थान दोनों तरीकों के रेगिस्तान, चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या ठंडा रेगिस्तान है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत में 31.7 मिलियन हेक्टेयर वो गर्म रेगिस्तान, जिसे हम हॉट एरिड जोन कहते हैं, और 7.9 हेक्टेयर कोल्ड एरिड, जिसे कि हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, है। और यदि ये देखें तो टोटल हमारी जो ज़मीन है, भूमि है, उसका लगभग 12% वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो दोनों तरह की परिस्थितियों के लिए किस तरीके से हम वहाँ के लोगों का भला कर सकें, किस तरीके के उनका जीवन यापन में वृद्धि की जा सके, उसमें हमारा संस्थान सतत प्रयासरत है। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1952 में की गई थी। वर्ष 1959 में इसे काजरी में बदल दिया गया। पहले इसे रेगिस्तान वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य
स्थानांतरण रेत के टीलों को स्थिर और जलाऊ लकड़ी बागानों की स्थापना और बंजर पहाड़ी ढलानों की नवीनकरण करने के लिए अलग अलग तरीके खोजना है। यहाँ संस्थान के काम को दर्शाता हुआ एक फोटो प्रदर्शनी के साथ एक छोटा सा सचित्र संग्रहालय भी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने बढ़ते रेगिस्तान को रोकने, हरियाली फैलाने, जल संग्रहण व फसल प्रबंधन जैसे सराहनीय कार्य किए हैं। संस्थान के 5 रीजनल सेंटर भी हैं। इनमें से एक भुज, दूसरा राजस्थान के ही बीकानेर, तीसरा भी राजस्थान के जैसलमेर, चौथा पाली मारवाड़ और 5वां लेह में स्थापित है। साथ ही संस्थान को 6 डिवीजन में बांटा गया है। पहला, डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, डिवीजन ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड यूज मैनेजमेंट एंड फार्मिंग सिस्टम, डिवीजन ऑफ प्लांट इंप्रूवमेंट, प्रोपगेशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम एंड रेंज मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फॉर एरिड प्रोडक्शन सिस्टम, डिवीजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। इन 6 विभागों में कार्यरत वैज्ञानिक शुष्क जलवायु में खेती को अधिक लाभकारी बनाने की ओर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आंवला, खजूर, अनार, बेल पर भी फार्म अनुसंधान कर रहा है। किसान इन फसलों के बलबूते पर अच्छी कमाई कर सकता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एक समय अवधि के बाद फल देना बंद कर देते हैं। उन पौधों को दोबारा उपयोग में लाने के लिए भी संस्थान ने अनुसंधान की शुरुआत की है। पशुओं में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान लवण मिश्रण खरीदते हैं और नागफनी का पत्ता पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक होता है। संस्थान इस ओर भी शोध कर रहा है कि कैसे नागफनी के पौधे पशु चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं। दोस्तों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों की वेबसाइट को विकलांग लोगों की सुविधा के अनुसार बनाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। 31 दिसंबर तक सभी वेबसाइट को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के कमिश्नर KS मेहरा, कोर्ट ऑफ कमिश्नर विकलांग ने दिल्ली सरकार को IT और स्वास्थ्य विभाग को 3 महीने के अंदर वेबसाइट पर अपडेट करने का आदेश दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में इस साल देश भर से 150 से ज्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। लोगों के लिए ब्रिज रासलीला भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। फलकनुमा थिएटर में इसका आयोजन होगा। प्रगति मैदान के फूड कोर्ट के पास पपेट शो भी होगा। 14 से 27 नवंबर तक कई शो हर दिन शाम के वक्त चलेंगे जो कि आम नागरिक देख सकेंगे। हर राज्य के स्टेट डे का भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। स्टेट डे सेलिब्रेशन लाल चौक थिएटर में होगा। साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की भी झलक फेयर में देखने को मिलने वाली है। इस साल प्रगति मैदान सूफियाना रंग में भी नजर आने वाला है। मतलब खरीदारी के साथ ट्रेड फेयर में इस साल आप कई चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने 45 प्रमुख स्टेशंस पर खान-पान सेवा की शुरुआत कर दी है। 2015-16 की रेल बजट घोषणा के अनुरूप भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के जरिए खान-पान सेवाएं शुरू की है। इनका उद्देश्य रेलगाड़ियों में यात्रियों को उनकी पसंद का भोजन उनकी सीट पर ही उपलब्ध कराना है। जिन रेलगाड़ियों में भोजन यान की सुविधा नहीं है, ऐसी 28 गाड़ियों में ये सेवा उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। ये सेवा अब 1516 गाड़ियों में उपलब्ध है।
यात्रियों के लिए भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए यात्रियों की सलाह पर रेल मंत्रालय ने रेल आधारित ई खान-पान योजना में विस्तार करने का निर्णय किया है। पहले चरण में पायलट आधार पर ई खान-पान सेवा 45 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाएगा और सबसे जरूरी बात, स्टेशन आधारित ई खान-पान सेवा केवल स्टेशनों पर उपलब्ध होगी, न कि चलती गाड़ी में। पंजाब सरकार ने सोलर बिजली को बढ़ावा देने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। इस तरकीब के तहत लोग जितने लीटर का सोलर गीजर लगाएंगे, उन्हें बिजली के बिलों में उतनी ही छूट दी जाएगी। अगर किसी ने घर में 300 लीटर का सोलर गीजर लगाया है, तो बिजली बचाने के साथ ही बिजली में हर महीने 300 रुपए की छूट मिलेगी। सरकार अभी तक सोलर सिस्टम लगाने पर अनुदान देती रही है, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके और बिजली खपत कम की जा सके। ये स्कीम 100 लीटर के सोलर गीजर से शुरू होगी। अगर कोई 100 लीटर का गीजर लगाता है, तो उसे बिजली निगम से हर महीने के बिल में 100 रुपए की छूट मिलेगी। अधिकतम छूट 300 रुपए तक की होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार यूपीए के दौरान लागू किए गए खाद्य सुरक्षा बिल को 1 दिसंबर से लागू करने जा रही है। सबसे पहले इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में लागू किया जाएगा। 3 चरणों में लागू किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा बिल के दूसरे चरण को 1 फरवरी 2016 को 26 जिलों में और 1 अप्रैल 2016 को प्रदेश के बाकी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा बिल लागू होने से प्रदेश के 15 करोड़ घरों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के शुरू होने से गरीब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम राशन सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाएगा। इसमें चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। एक ही कार्ड से मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर करने के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए तकनीकी जांच भी चल रही है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद डीटीसी के स्मार्ट कार्ड की उम्मीद फिर से जगी है। इस कार्ड की प्लानिंग काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया था। इससे पहले दिल्ली की डीटीसी बसों में ईटीएम प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार भी इस तरह के कार्ड बनाने का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि एक ही कार्ड को पूरे देश में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हफ्ते भर की जानकारियों को एक साथ देखने का ये सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हम आपको आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी ढेरों जानकारी देते हैं। इस बार हमने आपको बताया मुद्रा बैंक योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी और साथ ही इसे छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जाता है। बिल्कुल साबिता, और एक बात और कि इस मुद्रा बैंक योजना से जो व्यापारी है वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बाकी की बातें जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम जानेंगे कि मुद्रा बैंक योजना क्या है और इससे जो छोटे व्यापारी हैं क्या क्या लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की। इस योजना को छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इस बैंक के जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। अशोक बी शर्मा जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे मुद्रा योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, आपसे जानना चाहेंगे मुद्रा योजना है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरह अर्थव्यवस्था की वर्गीकरण किए। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और पर्सनल व व्यक्तिगत सेक्टर। बिल्कुल। ये पर्सनल सेक्टर जो है, इसमें करीब 5.7 करोड़ छोटे कारोबार व उद्योग है और 24 करोड़ परिवार है, जो कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से अछूत है। बिल्कुल। जनधन योजना के नाम आप सुने होंगे। बिल्कुल। तो जनधन योजना जो है,
जीरो बैलेंस में बैंक में खाता खोलना, ये फॉर्मल, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिस आंकड़े मैंने आपको प्रस्तुत किए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं जी। तो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल बैंकिंग में लाने के लिए एक कदम है। तो अशोक बी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्रा योजना जो सरकार ने लॉन्च की है, इसको लाने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये मकसद था कि इनसे जो छोटे कारोबारी हैं उनको फ़ायदा मिल सके, वो इस योजना के तहत मुनाफा कमा सके। आपसे जानना चाहेंगे कि इनका दायित्व, इस योजना के अंतर्गत इसका दायित्व और भूमिका क्या है? ये 120 बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब मिला करके ये सब भागीदार हैं जी मुद्रा बैंक के। जी। तो मुद्रा बैंक जो है वो आपको कम रेट में ब्याज दिलवाएंगे छोटे कारोबारों को, जो कि वो अपने कारोबार चला सके। और एक चीज है इसमें, जैसे जनधन योजना में बिना कुछ ये से अब जीरो बैलेंस से आप खाता खोल सकते हैं, तो यहाँ पर बिना सिक्योरिटी से आप 10 लाख लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जैसे गांव के लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं, तो क्या सरकार प्रचार और प्रसार के लिए भी किसी तरह के कोई कदम उठा रही है जिससे लोग जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना में शामिल हो सके? सबसे पहले ये प्रचार और प्रसार होनी चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए जी। और सरकार कदम उठा रही है, 1-2 तो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है जी। लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं, ये तो जनता के जागृति पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल। अब जिस तरह से इस योजना का शुभारंभ हो चुका है, आपके हिसाब से कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जो ये दर्शाते हों कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो चुका है, लोग इसमें इनरोल कर चुके हैं अपने आप को? कुछ सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं जी। वो कह रहे हैं जब इसी साल में 1.22 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट होनी है जी, और हो चुका है 24,000 करोड़ का लोन डिसबर्स हो चुके हैं। 37 व्यक्ति ने इससे फायदा उठाए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है कि इन लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को लोन मिलेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के लोग उस कैटेगरी में शामिल हैं? सब्जी बेचने वाले, खोमची चलाने वाले या सैलून चलाने वाले, या फिर और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इस योजना की कैटेगरी में डाला गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये गरीब लोगों के, गरीब तबकों के लिए ये है। तो एक है जो इनकम, जो है इनकम भी माना जाएगा, जो कितना इनकम है। बिल्कुल, वही मेरा मेन सवाल ही यही है कि क्या उसकी, और ये जो आपने जो बताए, जो सब्जी बेचने वाले, रेडी वाले, हाँ, ढाबे वाले, सैलून चलाने वाले जी, और जो छोटे छोटे व्यापार है, वो छोटे उद्योग भी हो सकता है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, छोटे उद्योग भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज है इनकम के क्राइटेरिया पर। तो ये नहीं है जो अंबानी को ये मिल जाएगा, ये नहीं, ये गरीब तबकों लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुनाफों से जुड़ी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम आपको मुनाफों से जुड़ी बातों से अवगत करवाते हैं। और इस हफ्ते हमने बात की कि महंगी दालों के बाद अब महंगा तेल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है। मतलब कि वनस्पति तेल अब इंपोर्ट करना हुआ है महंगा। महंगी दालों के बाद अब महंगा तेल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है। वनस्पति तेल इंपोर्ट हुआ महंगा, टैरिफ भाव में भी बढ़ोतरी। जी हां, विदेशी बाजारों में वनस्पति तेल के भाव बढ़ने की वजह से केंद्र सरकार ने वनस्पति तेल के टैरिफ भाव में बढ़ोतरी कर दी है। आइए जरा नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
वनस्पति तेल इंपोर्ट हुआ महंगा, टैरिफ भाव में बढ़ोतरी। जी हां, क्रूड पाम ऑयल के लिए टैरिफ भाव बढ़ाकर $575 प्रति टन, आरबीडी पाम ऑयल के लिए $617 प्रति टन और अन्य पाम ऑयल के लिए टैरिफ भाव बढ़ाकर $596 प्रति टन किया गया है। इसी तरह से क्रूड पाम ऑयल का टैरिफ भाव बढ़ाकर $631, आरबीडी पाम ऑयल का 634 और अन्य पाम ऑयल का टैरिफ भाव बढ़ाकर $633 प्रति टन किया गया है। सोया तेल के टैरिफ शुल्क में भी जोरदार बढ़ोतरी की गई है। क्रूड सोयाबीन तेल का टैरिफ भाव बढ़ाकर $754 प्रति टन किया गया है। टैरिफ भाव वो भाव होता है जिसके आधार पर देश में आयात होने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी की गणना की जाती है। भाव बढ़ने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ जाती है और भाव घटने पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी कमी हो जाती है। सरकार ने क्योंकि वनस्पति तेल पर टैरिफ भाव में बढ़ोतरी की है, ऐसे में खाने के तेल को इंपोर्ट करने पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिस वजह से घरेलू मार्केट में खाने के तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। देश में कुल जरूरत का करीब 70% खाने का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। महंगी दालों के बाद अब महंगा तेल भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और टैरिफ भाव में बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं किन किन ऑयल्स में बढ़ोतरी की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं वेद प्रकाश प्रजापति जी। उनसे हम जानेंगे इन सभी के बारे में। वेद जी, स्वागत है आपका खबर मुनाफे की में। आपसे जानना चाहेंगे कि तेलों पर भी टैरिफ भाव में बढ़ोतरी की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से वनस्पति तेल हैं जिन पर इंपोर्ट महंगा हुआ है। जी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले टैरिफ भाव वो भाव होता है जिस पे आधार पे देश में आयात होने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी की गणना की जाती है। तो जिस तरीके से ये टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है और हम जो 70% जो खाने का तेल है वो इंपोर्ट के द्वारा हम उसकी ज़रूरत पूरा करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर। तो मैं बताना चाहूँगा क्रूड पाम ऑयल के लिए टैरिफ भाव बढ़कर $575 प्रति टन, साथ ही साथ आरबीडी पाम ऑयल के लिए $617 प्रति टन और अन्य पाम ऑयल के लिए जो टैरिफ भाव बढ़कर $596 प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि जो भाव में जो टैरिफ भाव में जो बढ़ोतरी की गई है उससे इसका सीधा जो असर है वो हमें कीमतों पे देखने को मिल सकता है। हालांकि भाव बढ़ाने पे इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ जाती है और भाव जब घटते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो जाती है। और साथ ही हमने आपको बताया रबी सीजन में लगने वाली दलहन की खेती के बारे में और जाना हरियाणा में गेहूं उत्पादन करीब 15% और जौ उत्पादन करीब 42% बढ़ने का लक्ष्य रखा गया। तो आगे की खबर के लिए देखते हैं खबर मुनाफे की। रबी सीजन में लगने वाली दलहन की खेती देश भर में भले ही पिछड़ी हुई है, लेकिन सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के दूसरे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इसकी खेती को लेकर बेहतर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर तक राज्य में करीब 5 लाख हेक्टेयर में चने की खेती हो चुकी है। पिछले साल इस दौरान राज्य में सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर में ही चने की खेती लग पाई थी, यानी पिछले साल के मुकाबले महाराष्ट्र में चने की खेती करीब 5 गुना आगे चल रही है। आइए नजर डालते हैं चने की इस रिपोर्ट पर। चने की खेती को लेकर महाराष्ट्र से आए अच्छे आंकड़े। 40% से ज्यादा बुआई हुई खत्म। जी हाँ, राज्य में पूरे सीजन के दौरान औसतन 13.06 लाख हेक्टेयर में चने की खेती हो जाती है, लेकिन इस साल खरीफ सीजन के दौरान कम बरसात की वजह से राज्य के कृषि विभाग ने पूरे सीजन के दौरान 12.32 लाख हेक्टेयर में चने की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31 अक्टूबर क्योंकि करीब 5 लाख हेक्टेयर में खेती हो चुकी है, ऐसे में बुआई का लक्ष्य करीब 41% पूरा हो चुका है। देश भर में बिछड़ने लगी है खेती। महाराष्ट्र में भले ही चने की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही हो, लेकिन देश भर में रबी दलहन का रकबा पिछड़ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 अक्टूबर तक देश भर में रबी दलहन का रकबा 20.65 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश भर में 21.31 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हो चुकी थी। दलहन की बुआई के आंकड़ों में भले ही ज्यादा अंतर न हो, लेकिन इस साल जिस तरह से दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए लग रहा था कि किसान दलहन की बुआई में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन बरसात की कमी किसानों के साथ व्यापारियों और आम आदमी पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है।
तो रिपोर्ट में हमने आपको बताया है कि चने की खेती जिस तरह से नए सीजन में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में अगर रब्बी सीजन में पैदा होने वाले दलहन की बात करते हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं और आने वाले समय में जो बाजार है वो किस तरह से उठापटक दिखा सकता है। वे जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मेन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की बात करते हैं जो पल्सेस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर अगर नए सीजन की बुआई की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो चने की खेती है उसमें 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आंकड़े क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक है बुआई का सवाल है, तकरीबन 40% बुआई महाराष्ट्र राज्य में चने की हो चुकी है अब तक। और इस साल जो खरीफ की सीज़न के दौरान जो कम बरसात की वजह से जो कृषि विभाग ने जो एक आंकड़ा निर्धारित किया है वो तकरीबन 12.32 लाख हेक्टेयर का किया है। हालांकि कम बरसात के चलते इस साल जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है वो थोड़ा सा कम निर्धारित किया है कृषि विभाग ने, 12.32 लाख हेक्टेयर। उसमें भी जो है अभी तक तकरीबन 40% बुआई ख़त्म हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 31 अक्टूबर तक की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर में जो चने की खेती चने की बुआई हो चुकी है। हरियाणा में गेहूं उत्पादन करीब 15% और जौ उत्पादन 42% बढ़ने का लक्ष्य रखा। जी हां, देश के चौथे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य और सरकारी स्टॉक में पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा गेहूं देने वाले हरियाणा ने इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 15% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल राज्य में 118.44 लाख टन गेहूं पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि चौथे एडवांस अनुमान के मुताबिक पिछले साल राज्य में 103.54 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। राज्य के कृषि विभाग ने इस साल पूरे सीजन में 25.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पिछले साल 26.01 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। पिछले साल ज्यादा खेती के बावजूद उत्पादन घटने की सबसे बड़ी वजह मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसम बरसात रही है। बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती से जुड़ी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसके किसान ऑनलाइन अंक में हमारे विशेषज्ञ सुनते हैं किसानों की समस्या और बताते हैं उसका हल। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम किसान ऑनलाइन पर। दालों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, चाहे वो चर्चा की बात हो, मूल्य वृद्धि की बात हो या फिर किसी और स्तर पर हो। लेकिन जब हम दालों की खेती करते हैं तो किसी भी तरह की दाल हो, जब हम दलहन की तिलहन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भूमि का उर्वरा स्तर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लेकिन जब हम इसको सीज़न की बात करते हैं तो आम तौर पर हर सीज़न में या यूँ कहे साल भर दाल की खेती की जा सकती है। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये विषय लिया है। जो दाल की समय जो समस्या चल रही है, और कुछ तो ये है कि हमारे यहाँ दालें जो उपज है वो कम हो रही, किसान लोग जो हैं दालों की फसलों को कम बो रहे हैं। दूसरे ये है कि कुछ व्यापारियों ने भी इसको जो है दबा करके रखा है और दबा के रख करके इसके भाव को काफ़ी ऊंचा बढ़ा दिया है। और इसी में आप देख रहे हैं कि रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि आज 50 लाख टन जो है दाल पकड़ी गई राज्यों में। कल के पेपर में 75 लाख दाल जो है व्यापारियों से निकाली गई है। तो वैसे भी अभी तो खैर चलो ये है कि दाल व्यापारियों ने दबा रखी थी, इसलिए दाल का भाव जो है अरहर की दाल का 200 रुपया प्रति किलो हो गया था। लेकिन वैसे भी जो है दालों के भाव बहुत ज़्यादा हैं, और इन दालों के भाव की वजह से अगर किसान थोड़ा सा ध्यान दे तो उसको बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। और ये दालें जो हैं वो चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो और चाहे जायद हो, सब में जो है ये दालें बोई जा सकती हैं। रबी की में बोई जाने वाली रबी में बोएं, खरीफ में बोई जाने वाली हैं उनको खरीफ में बोएं,
जायद में बोई जाने वाली है उनको जायद में बोएं। बिल्कुल, हर मौसम में इसको लिया जा सकता है, भले उसकी वैरायटी अलग अलग हो, और इस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, हमारे एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं। प्रेम प्रकाश जी बोले मैम। क्या पूछना चाहते हैं आप? लहसुन की बुआई के बाद पहला पानी कब लगाएंगे? लहसुन की बुआई के बाद सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, लहसुन की आपने बुआई कर दी है और उसके बाद आप पानी लगाना चाहते हैं, ये बताइए कि आपने जब लहसुन की बुवाई की थी तो खेत में नमी पूरी तरीके से है या नहीं है सर। अच्छा, अगर आपके खेत में नमी है तो आप जब तक उसका जमाव ना हो जाए तब तक पहला पानी ना लगाएं। जी सर। अच्छा, ये तो आपने बताया कि खेत में नमी है, अगर ना हो खेत में नमी तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर नमी नहीं है तो आपने अगर लहसुन लगा दिया है तो उसमें फिर आपको पानी लगाना आवश्यक है, अन्यथा अगर नमी नहीं होगी तो लहसुन का जमाव बहुत कम होगा। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से आपको रोकूंगी। एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, अपना नाम बताएं। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करें? मिट्टी का उर्वरा स्तर अगर बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, मिट्टी का उर्वरा स्तर बढ़ाने के लिए आपको बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप फसल चक्र में रबी, खरीफ और जायद का जो फसल चक्र है, इसमें साल में एक बार दलहनी फसल का अवश्य प्रयोग करें, जिससे कि वातावरण की नाइट्रोजन से उसका उर्वरा स्तर बढ़ेगा। दूसरे ये है कि गेहूं की कटाई करने के बाद, रबी की जब हम कटाई करते हैं उसके बाद खरीफ बोने का समय आता है बरसात के टाइम तक, इस बीच में आप ढेंचा, सनई, लोबिया, इन फसलों को हरी खाद के रूप में प्रयोग करें और इनको खेत में सड़ा दें। खासकर धान के जो खेत हैं जिसमें हम धान लगाना चाहते हैं उसमें हरी खाद का प्रयोग करें, तो उसमें हरी खाद को सड़ने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि धान पानी बहुत चाहता है और पानी में वो खाद सड़ जाती है। उसके बाद जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हम उर्वरकों का प्रयोग करें उसका 1/3 भाग जो है वो गोबर की खाद, कंपोस्ट से प्रयोग करें उसमें, ताकि जो है उसमें जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाए और उसमें वायु संचार अधिक हो जाए। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बताएं। रोहित। रोहित, क्या जानना चाहते हैं? सफेदा लगाने के लिए पौधे कहाँ से प्राप्त करें? सफेदा का यूकेलिप्टस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके पौधे के बारे में जानना चाहते हैं। सफेदा को ही यूकेलिप्टस भी कहते हैं। तो देखिए, अगर आप पेड़ ही लेना चाहते हैं तो वन विभाग की हर जिले में जो है नर्सरी तहसील स्तर पर डाली जाती हैं और वहाँ से आप जो है इनको सफ़ेदा के पेड़ों को ले सकते हैं। और यदि आप बड़े स्तर पर आप करना चाहते हैं तो वन संरक्षण एवं शोध संस्थान कानपुर से अच्छी वैरायटी का बीज भी मिल सकता है और वहाँ से आपको पेड़ भी मिल सकते हैं। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बताएं। नमस्कार मैडम, मैं नमस्कार जी, सुल्तानपुर से। जी बताएं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने भिंडी की खेती की थी लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सिकुड़ रही हैं और चितकबरी टाइप हो रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? भिंडी की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ रही हैं और चितकबरी हो रही हैं। जी जी जी। देखिए, इसमें जो है एक रोग है पीत सिरा मोजेक, ये बीमारी इसमें लग गई है। और पीत सिरा मोजेक जो है ये एक बीमारी है जो इसमें लग गई है, ये वायरस के द्वारा होती है। तो सबसे पहले तो अगर बीज उपचारित करके बोया गया होता तो इसमें काफ़ी जो है चांसेस ऐसे होते कि ये बीमारी नहीं होती। लेकिन चूंकि अब इस समय पत्तियां सिकुड़ भी रही हैं, पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं, तो ऐसी दशा में इनके सुधार के लिए जो है वो रसायन आता है डाइमेक्रा 100 EC और 2 ml लेकर के इसको हम 3 लीटर पानी में जो है इसको हम घोल लेते हैं। और इसी में न्यूआन जो है, न्यूआन 100 EC को भी लेते हैं, 1 ml ले लेते हैं, 1 मिलीलीटर, और इसको भी 3 लीटर पानी में घोल लेते हैं। दोनों को मिलाकर के इसका मिश्रण बना लेते हैं और मिश्रण बनाने के बाद इसका हम छिड़काव करते हैं और हर 15 दिन के बाद अंतराल पर 3 छिड़काव कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो ये रोग है इसका निदान हो जाएगा।
दोस्तों एक बार फिर से वक्त हो चला है साप्ताहिकी में ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी रोजगार से जुड़ी। दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी मनाओ आज दिवाली रे। दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी है की, जिसमें हमने बात की थी दिए मेकिंग पे। और ऋतु, जितने दिए खूबसूरत होते हैं देखने में और उनकी एक ही लौ जलते ही जो खूबसूरती रोशनी जो पूरे अंधियारे में फैलती है, उतना ही उसको बना के उतना ही हम लोग रोज़गार भी कमा सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस बार हमने अपने कार्यक्रम में डिज़ाइनर दियों के बारे में बताया कि कैसे दिए घर पे ही बना सकते हो और कैसे बेच के कैसे मुनाफा रोज़गार का जरिया बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं रास्ते और भी हैं और जानते हैं कि दिया आप कैसे बना सकते हैं और उससे मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हंसते आओ आज दिवाली रे। ये पंक्तियां कोई नई नहीं हैं। चौथी कक्षा में हम सब इन पंक्तियों से रूबरू हुए हैं। साथ ही हम सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि हमारा देश त्योहारों का राजा है। पूरे साल यहाँ उत्सवों का मेला लगा रहता है। मौज मस्ती और खुशियों को जहाँ तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ खुशियाँ लोगों को ढूंढ लेती हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है दीपावली, जिसमें दियों का सबसे ज्यादा महत्व रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिन दियों को जलाकर अपने घर आंगन को रोशन कर रहे हैं, उन्हीं दियों से आप रोजगार भी पा सकते हैं? अगर नहीं तो अब सोचना शुरू कर दीजिए। अब आप इन डिजाइनर दियों में अपना रोजगार का जरिया तलाश सकते हैं। ये हमारा पैदाइशी हुआ है, हमारे पापा दादा वगैरह सब करते हैं इस काम को। अभी तो हम दिए डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि दिवाली का वो आ रहा है फेस्टिवल, तो इसलिए ना दिवाली के लिए हमें चाहिए होती है। ज़्यादातर डेकोरेटेड ही पसंद करते हैं यहाँ पे खरीदना, क्योंकि आजकल सिंपल का तो वैसे भी कोई वो नहीं है। वैसे तो एक साधारण से दिए को कई तरह से सजाया जा सकता है। दिए को सजाने का काम भी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी सोच के साथ आज हम जानेंगे कि इन दियों को बनाने में कितना वक्त और कितनी जगह लगती है, इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है और वो सामान आप कहां से ला सकते हैं। इन दियों की आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इनमें कितनी लागत लगती है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, साथ ही कितने लोग इस काम से रोजगार पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि साधारण दियों को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। आज जैसे कि आप लोग सब जानते हैं दिवाली का पर्व आ रहा है। उसी पर्व के उपलक्ष्य में मैं आपको एक दिया डेकोरेट करना सिखाऊंगी कि हम एक साधारण से दिए को किस तरह से आकर्षित बना सकते हैं। इस दिए को डेकोरेट करने के लिए मैं स्पार्कल यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की। जब ये बीड्स सूख जाएंगे उसके बाद आप इस दिए को यूज़ कर सकते हैं दिवाली के लिए। और इसी तरह आप अपने दिए अलग अलग कलर की स्पार्कल से या कलर से डेकोरेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपका दिया तैयार हो जाता है। ये दिया जब तैयार हो जाता है तो मैंने जैसे कि आपको बोला था, इसके साथ हम ग्रीन बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दिया बनाया हुआ है ग्रीन बीड्स के साथ। मैं हैंडीक्राफ्ट का शौक़ रखती हूँ और उसी शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। मैं पिछले 14 साल से हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हूँ, जिसमें कि मैं दिए, बंधनवार वगैरह, लटकन, चौकी, पिलर्स, लक्ष्मी गणेश जी और भगवान जी की मूर्तियाँ डेकोरेट करती हूँ। अगर इन दियों को सजाने के लिए जगह की बात की जाए तो इन दियों को तैयार करने के लिए एक टेबल और कुर्सी रखने जैसी जगह काफी होती है और साथ ही वक्त भी काफी कम लगता है।
एक दिए को सजाने के लिए हमें 10 मिनट से 20 मिनट तक लगती हैं, डिपेंड्स कि उसका साइज़ क्या है और हम उसको किस तरह या किस मटेरियल से सजा रहे हैं। जैसे नॉर्मल दिए बाज़ार में मिलते हैं, उनको सिर्फ हम अगर पेंट करें तो हमारा 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है। अगर उसी दिए को हम किसी एसेसरी से या स्पार्कलिंग वर्क से या ग्लिटर वर्क से करें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें उसको सूखने तक का भी टाइम देना पड़ता है। तो हार्डली आधा घंटे के अंदर हमारा दिया तैयार हो जाता है। एक दिए को डेकोरेट करने के लिए सच एज जैसे आप घर में भी बैठे हो, कहीं पे भी एक टेबल पे अपना सामान रखो, चेयर, एक टेबल चेयर ही चाहिए और थोड़ा सा 2 बाय 2 फीट का एरिया ही चाहिए हार्डली, बस अपना सामान रखने के लिए। उस पर 2-3 कलर जो भी आपकी कलर चॉइस है वो रखना है और एक दिए जो आप सजा रहे हैं वो उसके बहुत ही छोटी सी टेबल पे भी आपका काम हो सकता है। ये दिए अंधियारे में प्रकाश लाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही आपके घर को भी आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। इन दियों को सजाने में ज्यादा सामान की जरूरत तो नहीं पड़ती है और अगर इनके डिजाइन की बात की जाए तो एक ही दिए को कई प्रकार से सजा सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सारे दियों को एक ही डिजाइन से तैयार किया जाए। आप अलग अलग तरीकों से दियों की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। दिए को सजाने के लिए हम कलर्स का यूज़ करते हैं, स्पार्कल्स यूज़ करते हैं, बीड्स वर्क करते हैं, स्टोन वर्क करते हैं, लेसेस और जो जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हम सब चीज़ दिए को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दिए जो हैं परचेज़ करते हैं होलसेल मार्केट से, जो कि हमें इकोनॉमिक पड़ते हैं। वैसे तो दिए मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं जो शॉप्स हैं, लेकिन अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो हम सारी परचेजिंग होलसेलर्स से करते हैं जो हमें इकोनॉमिक पड़ते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रेंज ही हम उनको अलग अलग तरह से डेकोरेट करते हैं। कोई हमसे कम रेट का दिया मांगता है तो हम उससे सिर्फ नॉर्मली कलर करके प्रेजेंट करते हैं। इन डिजाइनर दियों को तैयार करना बेहद आसान है। इनकी खूबसूरती सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस काम को कर आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दिया एक 2 रुपये का भी आता है, 5 रुपये का भी आता है और 10 रुपये का भी मिल जाता है। लेकिन एक दिए को बनाने के लिए हम बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 2, 4, 5 रुपये में भी उसको भी हम सजा सकते हैं। और वही दिया अगर हम 5 रुपये का कोई दिया ले रहे हैं तो हम उसको अपना सारा एसेसरीज कलर्स वगैरह लगाने के बाद हम उसको 20 रुपये तक का बेच सकते हैं आराम से। किसी भी रोजगार को चुनने से पहले लोग इसकी मार्केटिंग को लेकर काफी परेशान रहते हैं, लेकिन दियों को मार्केट तक पहुंचाना बेहद आसान काम है। साथ ही ये जरूरी नहीं कि आप अपने आसपास के ही मार्केट में संपर्क करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्ते।